नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने सीबीएसई द्वारा जारी किया गया कक्षा 10 संस्कृत का सैंपल क्वेश्चन पेपर लेकर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10 का ये सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। ध्यान रहे, आपका जो प्रश्न पत्र है वो 3 घंटे का होगा। कुल अंक होंगे 80, जो कि 4 भागों में विभाजित होगा। तो ये 4 भाग हैं। आइए हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। खंड क अपठित अवबोधन, जिसमें एक गद्यांश दिया है और उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। तो आइए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। पूरा अस्माकं देशे बहवः प्रसिद्धाः राजानः अभवन्। प्राचीन समय में हमारे देश में अनेक प्रसिद्ध राजा हुए हैं। तेषु दुष्यन्तः नाम एकः नृपः आसीत्। उनमें दुष्यंत नाम का एक राजा था। तस्य भार्या शकुंतला आश्रमे पुत्रम अजनयत। उसकी पत्नी शकुंतला ने आश्रम में पुत्र को जन्म दिया। तस्य नाम भरतः आसीत्। उस पुत्र का नाम भरत था। भरतः शैशवावस्थायामपि आश्रमे सिंह शावकैः सह क्रीडति स्म। यानी भरत बचपन में भी आश्रम में शेर के बच्चों के साथ खेलता था। एकदा सह एकस्य सिंह शावकस्य मुखम उद्घाटयत अवदत च। एक बार उसने एक शेर के बच्चे का मुंह खोला और बोला, जृंभस्व सिंह, हे सिंह अपना मुंह खोलो। दंतान ते गणयिष्यामि, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। सिंह शावक अपि जानाति स्म। शेर का बच्चा भी जानता था यत कि भरतः अपि मया सदृशः शिशु अस्ति, कि भरत भी मेरी तरह एक बच्चा है। मया सह च क्रीडति, और मेरे साथ खेल रहा है। अतः इसलिए सह उस शेर के बच्चे ने भरताय न क्रुध्यत, भरत पर क्रोध नहीं किया, न च आक्राम्यत, और आक्रमण नहीं किया। तत्र तापसीभ्याम निषिद्धः अपि भरतः कथयति स्म। वहां 2 तपस्विनियों द्वारा मना करते हुए भी भरत ने कहा, नाहम सिंहात विभेमि, मैं शेर से नहीं डरता। इत्थम आसीत स निर्भयः वीरः भरतः, यानी ऐसा था वो निर्भय वीर बालक भरत। भरतस्य अभिधानेन एव, भरत के नाम से ही अस्माकं देशस्य, हमारे देश आर्यावर्तस्य नाम, आर्यावर्त का नाम भारतम अभवत, भारत हुआ। यह है गद्यांश। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न दिए हैं, केवल 2 करने हैं। पहला है निर्भयः वीरः च कः आसीत। निर्भय और वीर कौन था? तो गद्यांश में देखें, इन शब्दों को ढूंढने की कोशिश करें तो आपको मिलेगा निर्भयः वीरः भरतः। कौन है निर्भय और वीर? भरत। तो हमने उत्तर लिख दिया भरत। दूसरा है भरतः कैः सह क्रीडति स्म। भरत किसके साथ खेल रहा था? अब मान लो आपको किसी प्रश्न का हिंदी अर्थ नहीं पता, तो उन शब्दों को ढूंढने की कोशिश करें गद्यांश में। जैसे सह क्रीडति स्म, तो ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा, ये देखिए, सह क्रीडति स्म। सह मानी साथ, तो किसके? उत्तर है सिंह शावकैः, शेर के बच्चों के साथ। भरतस्य मातुः नाम किम आसीत। भरत की माता का नाम क्या था? तो इस गद्यांश में ये लाइन नहीं मिलेगी, ये शब्द नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर ध्यान दिया हो तो राजा का नाम है दुष्यंत, दुष्यंत की पत्नी है शकुंतला, शकुंतला ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है भरत। तो भरत को जन्म देने वाली कौन हुई? शकुंतला। तो उत्तर होगा शकुंतला। अगला है पूर्ण वाक्येन लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं। 3 दिए हैं, 2 करने हैं। पहला है भरतः सिंह शावकम किम अवदत। भरत ने शेर के बच्चे से क्या कहा? तो ये लाइन अगर हम ढूंढेंगे, खास करके क्रिया को ढूंढ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, एकदा सह सिंह शावकस्य मुखम उद्घाटयत अवदत च, और बोला, क्या बोला? ये अगली लाइन हमें लिख देनी है। तो उत्तर होगा भरतः सिंह शावकम अवदत। ये हमने प्रश्न से ले लिया है, यूं का यूं। आगे गद्यांश की लाइन हमें लिख देनी है, जृंभस्व सिंह दंतान ते गणयिष्यामि। अगला है सिंह शावकः भरताय किमर्थम नाक्रुध्यत न च आक्राम्यत। शेर के बच्चे ने भरत पर क्रोध और आक्रमण क्यों नहीं किया? तो इन शब्दों को हम ढूंढेंगे, नाक्रुध्यत नाक्राम्यत, तो हमें पता चलेगा, यहां मिल जाएगा। ये देखिए, भरताय नाक्रुध्यत न च आक्राम्यत।
तो उत्तर होगा सिंह शावकः जानाति स्म। शेर का बच्चा जानता था यत भरतः अपि शिशु अस्ति, भरत भी बच्चा ही है। आप इस गद्यांश की पंक्ति को भी लिख सकते हैं। तीसरा है भरतः तापस्यौ किम कथयति स्म। भरत तपस्विनियों से क्या कहता था, तो क्या कहा था, ये देखिए तपस्विनियों का नाम आया है, तो भरत कथयति स्म ये हमें मिल गया। आगे का जो है ये हम लिखेंगे नाहम सिंघात विभेमि, तो उत्तर होगा भरतः तापस्यौ कथयति स्म। ये हमने प्रश्न को ज्यों का त्यों लिखा, केवल जो प्रश्न सूचक शब्द है उसको हटा देना है और बाकी लिख देना है। गद्यांश की पंक्ति है नाहम सिंघात विभेमि, मैं शेर से नहीं डरता। इसी गद्यांश का तीसरा प्रश्न है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इस अनुच्छेद, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो ध्यान देना है कि इस गद्यांश में किसके बारे में ज्यादा बताया गया है। तो हमने पढ़ा कि इस गद्यांश में भरत का जिक्र बार बार आया है, तो हम लिख सकते हैं भरतः या वीर भरतः या भरतस्य भारतम। ठीक है, तो इस प्रकार तीनों में से कोई एक हम लिख सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं वीरः भरतः, वीर भरत। अगला है यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार, जैसा निर्देश दिया जाए वैसा ही उत्तर देना है। 4 में से हमें 3 करने हैं। पहला है इत्थम आसीत सह निर्भयः वीरः भरतः, ऐसा था वह निर्भय वीर भरत। तो प्रश्न क्या पूछा है, अत्र किम क्रियापदम, इनमें से क्रियापद कौन सा है। क्रिया यानी धातु रूप, तो धातु रूप जैसे पठति पठतः पठन्ति, अस्ति आसीत संति इत्यादि। तो इसमें क्या है आसीत, तो उत्तर होगा आसीत। अगला है सदृशः इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। सदृशः शब्द है, इस विशेषण शब्द का विशेष्य कौन है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, आप ये प्रश्न हर एक गद्यांश में पूछा जाता है और ये प्रश्न आपका गलत न हो इसलिए ध्यान देना है। किसी भी शब्द का अगर विशेषण पूछा जाए तो उस शब्द के आगे वाला शब्द देखना है, और अगर विशेष्य पूछा जाए तो उस शब्द के बाद वाला शब्द देखना है। कैसे, आइए गद्यांश में चलते हैं। अब सदृशः का क्या पूछा है, विशेष्य, तो विशेष्य यानी बाद वाला शब्द। सदृश के बाद क्या है, शिशु। अगर विशेषण पूछता तो पूछता शिशु शब्द का विशेषण क्या है, तो हम लिखते सदृश है। तो अब क्या पूछा है, सदृश का विशेष्य, तो उत्तर क्या होगा इनमें से शिशु। नृपाः इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। नृप यानी राजा, ये बहुवचन है, इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा आया है। तो देखें पहली लाइन में लिखा है देशे बहवः प्रसिद्धाः राजानः अभवन्, तो बहुवचन रूप है राजानः। तो क्या इन ऑप्शन में से है कोई शब्द, यस, यहाँ पे दिया है राजानः, तो उत्तर होगा राजानः। गणयिष्यामि इति क्रियापदस्य कर्तरी पदम किम भवेत। गणयिष्यामि गिनूंगा, इस क्रियापद का कर्ता कौन है। पठामि गच्छामि इत्यादि जो होते हैं उत्तम पुरुष एक वचन में आते हैं, और उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है अहम, तो हमें लिखना है अहम गणयिष्यामि। ये था खंड क। आगे बढ़ते हैं खंड ख, रचनात्मक कार्य की ओर। इसमें पहला है पत्र लेखन। भवान जयपुर वासी राजेंद्र अस्ति, आप जयपुर के रहने वाले कौन हैं, राजेंद्र। तो आपका नाम नीचे नीचे मिलेगा राजेंद्र, क्योंकि आप लिखने वाले हैं। स्वमित्रम मुकेशम, अपने मित्र मुकेश को, तो मुकेश यहाँ ऊपर ही ऊपर मिलेगा क्योंकि इसको हम पत्र लिख रहे हैं। क्या लिखना है, स्वभगिन्याः विवाहे, अपनी बहन के विवाह के अवसर पर निमंत्रयितुम लिखितम पत्रम, निमंत्रण देने के लिए लिखे गए पत्र को मंजूषाया पदई पूरयित्वा, मंजूषा यानी इस बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से भरकर पुनः लिखत, दोबारा लिखिए। ध्यान रहे 10 रिक्त स्थान दिए हैं, जिस रिक्त स्थान के आगे ये नंबर 1 2 3 न दिए हों उसका आपको अंक नहीं मिलेगा। जैसे दिनांक, इसका अंक नहीं मिलेगा, तो दिनांक हम लिख दे रहे हैं। जो भी दिनांक, जिस दिन आपका एग्जाम हो, जिस दिन आप ये प्रश्न हल कर रहे हो, वही दिनांक आपको यहाँ लिख देनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रिय मित्र मुकेश, सस्नेहम। अब मित्र को हम क्या करते हैं, नमस्कार। तो नमस्कार सूचक कौन सा शब्द है इसमें, तो हमें पता चलेगा नमः, तो सस्नेहम नमः। अत्र कुशलम तत्रास्तु, मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा है आप भी वहाँ कुशल होंगे। भवान इदम डैश अधिकम प्रसन्न भविष्यति, आप यह डैश अत्यधिक खुश होंगे। तो यह
यानी जानकर खुश होंगे। यत मम, अब रिक्त स्थान दिया है दिव्यायाह, आप विशेषण विशेष्य का भी ध्यान रखते चलें। दिव्यायाह, तो आपको इसी याह ऐसा ही कोई शब्द मिले तो उसको ढूंढें तो हमें मिलेगा भगिन्याह। मंजूषा में देखिए भगिन्याह, यानी मेरी बहन दिव्या का विवाह विजयनगर निवासी श्री वेद प्रकाशस्य, विजयनगर के रहने वाले श्री वेद प्रकाश के पुत्रेण। अब देखिए विशेषण और विशेष्य पे ध्यान देंगे तो पुत्रेण, तो इसी तृतीय विभक्ति वाला शब्द मंजूषा में देखें तो क्या मिलेगा, राकेशेन, तो हमने यहां लिख दिया। तो वेद प्रकाश के पुत्र राकेश के साथ दिसंबर मासस्य एकादश तिथौ निश्चितः जातः, दिसंबर महीने की 11 तारीख को निश्चित हुआ है। रिक्त स्थान दिया है डैश सायं सप्तवादने आगमिष्यति। अब लड़की के विवाह में शाम को क्या आएगी, बारात। तो बारात के लिए शब्द क्या है, वर यात्रा, तो लिख देना है वर यात्रा। बारात शाम को 7 बजे आएगी। अस्मिन मंगलावसरे भवान सपरिवारः सादरम निमंत्रितः, इस मंगल अवसर पर आप सपरिवार आमंत्रित हैं। भवता स्वपरिवारेण सह विवाहत डैश पूर्वम एव, विवाह से पहले ही आप सपरिवार। अब पूर्व कितने दिन वगैरह पूछा जाएगा तो दिन के लिए शब्द है त्रिदिनानि, तो हमें लिखना है 3 दिन पहले। अत्र आगत्य, यहां आकर व्यवस्थायाम डैश अपि करणीयम, व्यवस्था में करनी है क्या, सहायता, तो सहायता के लिए सहायम। भवतः उपस्थिति, आपकी उपस्थिति, आपका यहां आना डैश उत्साहम विश्वासम च वर्धिष्यते, उत्साह और विश्वास बढ़ाएगा, किसका, मेरा, तो मम। इतोपि भवतः, और भी आपकी जयपुर दर्शनस्य इच्छा सिद्धि अपि, जयपुर देखने की इच्छा पूर्ति भी क्या हो जाएगी, तो भविष्यति। गृहे पितृभ्याम मम प्रणामाः, घर पर माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तो अंत में हम लिखते हैं भवतः मित्रम, आपका मित्र, लेकिन मित्र यहां नहीं दिया तो क्या दिया है, अभिन्न हृदयः, आपका अभिन्न हृदय, और आपका नाम राजेंद्र। तो ये था पत्र लेखन जो मंजूषा की सहायता से हमने भरा। अगला प्रश्न है चित्र वर्णन। चित्र को ध्यान से देखना है। मंजूषा में दिए गए शब्द हैं क्रीडंती, खेलते हैं, उद्यानस्य, बगीचे का, भ्रमंती, घूम रहे हैं, पुष्पाणि, फूल, वृक्षाः, पेड़, बालाः, लड़कियां, चित्रकार्यम, चित्रकार्य, हरितिमा, हरियाली, दोलयतः, झूलती हैं। तो पहला वाक्य जो है वो हमें लिखना है यह किसका चित्र है, तो किसका है, बगीचे का, उद्यान का। तो लिखना है पहला वाक्य इदम उद्यानस्य दृश्यम अस्ति, यह बगीचे का दृश्य है। इसमें क्या हो रहा है, पहली घटना आप देखें, उद्याने बालकाः क्रीडन्ति, बगीचे में बालक खेल रहे हैं, क्रीडन्ति धातु यहां दी हुई है। इसके बाद क्या है, ये बालिका क्या कर रही है, तो शब्द दिया है चित्रकार्यम, तो हम लिख देंगे एका बालिका चित्रकार्यम करोति, एक बालिका चित्रकार्य कर रही है। अब ये दोनों बच्ची क्या कर रही हैं, झूल रही हैं। झूलने के लिए क्या दिया है, दोलयतः, कितनी बच्ची हैं, 2, तो हम लिखेंगे द्वे बालिके दोलयतः, 2 बालिकाएं झूल रही हैं। अब और क्या है, पुष्पाणि वृक्षाः इत्यादि, तो हम लिखेंगे उद्याने वृक्षाः पुष्पाणि च सन्ति, बगीचे में वृक्ष और फूल हैं। यह है चित्र वर्णन। इसके अथवा में पूछा जाएगा अनुच्छेद लेखन। विषय है वायु प्रदूषणम, मंजूषा में शब्द दिए हैं स्वास्थ्यम, स्वास्थ्य, पर्यावरणस्य, पर्यावरण का, रक्षकाः, रक्षक, उद्योगानाम, उद्योगों के, प्राणवायुम, प्राणवायु, ऑक्सीजन, वृक्षारोपणम, पेड़ लगाना, उपायाः, उपाय, निर्माण कार्यम, बनाना, सहायकाः, सहायक, सहायता करने वाले, वाहनानाम धूम्रः, वाहनों की धुआं, श्वास रोगाः, श्वास रोग। तो आइए शुरुआत करते हैं। चूंकि इसकी हेडिंग वायु प्रदूषण है तो हम पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषण इत्यादि के बारे में पहली लाइन लिखते हैं। तो लिखा है अस्माकं जीवने पर्यावरणस्य अत्यधिक महत्वम अस्ति, हमारे जीवन में पर्यावरण का बहुत अधिक महत्व है। अब पर्यावरण प्रदूषित कैसे होता है, तो लिखना है वाहनानाम धूम्रेण, वाहनों की धुआं से पर्यावरणम प्रदूषितम भवति, पर्यावरण प्रदूषित होता है। और किससे होता है, तो लिखा है निर्माण कार्य इत्यादि, तो हम वाक्य बनाएंगे राजमार्ग भवनादि नाम निर्माण कार्यार्थम, राजमार्ग यानी रास्ते, रोड, भवन आदि बनाने के लिए जनैः वृक्षा कर्त्यन्ते, लोगों द्वारा पेड़ काटे जाते हैं। और पेड़ होते क्या हैं,
तो हमें लिखना है पर्यावरण के रक्षक होते हैं। तो लिखना है वृक्षाः पर्यावरणस्य रक्षकाः भवन्ति। पेड़ पर्यावरण के रक्षक होते हैं। अब क्या करना चाहिए हमें? तो लिखना है अतः वयं मिलित्वा वृक्षारोपणम कुर्याम। हम सबको मिलकर पेड़ लगाने चाहिए। ध्यान रहे चित्र वर्णन और अनुच्छेद में से एक ही करना है। चौथा प्रश्न है अनुवाद। 7 वाक्य दिए हैं, केवल 5 करने हैं। पहला है उसने संस्कृत पुस्तक पढ़ी। उसने और वह दोनों के लिए एक ही शब्द लिखना है, ही यानी पुल्लिंग में लिखना है। तो सह संस्कृत पुस्तक तो संस्कृत पुस्तकम, पढ़ी अपठत। दूसरा है मेरे घर के पास विद्यालय है। मेरे यानी मम, घर के पास गृहस्य समीपे, विद्यालय तो विद्यालयः है अस्ति। बसंत सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ है। बसंत तो वसंतः, सभी ऋतुओं में सर्वेषु ऋतुषु श्रेष्ठः अस्ति, श्रेष्ठ है। बच्चों तुम उधर मत जाओ। तो बच्चों हे बालकाः, भो बालकाः, तुम यानी तुम सब बहुवचन है। तो यूयम उधर वहां, तो तत्र मत जाओ मा गच्छत। छात्र कक्षा में भोजन नहीं करेंगे। करेंगे यानी बहुवचन है, तो छात्र को बहुवचन में छात्राः, कक्षा में कक्षायाम, भोजन को भोजनम नहीं करेंगे न करिष्यन्ति। शिवाजी शक्तिमान राजा थे। तो शिवाजी का शिवाजी, शक्तिमान का शक्तिमान, राजा का राजा, थे आसीत। भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। भारतीय और संस्कृति दोनों को मिलाकर लिख दें, भारतीय संस्कृति ही विश्व में, विश्वे प्रसिद्ध है। तो स्त्रीलिंग है तो प्रसिद्धा अस्ति। तो ये था हमारा रचनात्मक कार्य। अगला खंड है अनुप्रयुक्त व्याकरण, जिसमें पहला है संधि संधि विच्छेद। 5 दिए हैं, केवल 4 करने हैं। पहला है सरह प्लस त्वयी। अब विसर्ग के आगे त है, तो विसर्ग स में, कौन से में? इस दंत्य स में आधा स होगा और बनेगा सरस्त्वयी। दूसरा है चक्षुर नामनी। मिलाकर लिखा हुआ है तो इसका संधि विच्छेद करना है। अब चक्षुर शब्द है, हमें ध्यान है, और आगे का है नामनी, बीच में आया हुआ है र। र किसके लिए बनता है? तो ध्यान रहे विसर्ग के लिए बनता है। विसर्ग लगाएं चक्षु के आगे, चक्षु प्लस नामनी। अगला है उत प्लस वहति। संधि करनी है। यह है वर्ग का पहला वर्ण त। अगर इसके आगे ये आया है व, तो ये अपने तीसरे में बदलेगा, त थ द। त हलंत है तो व को भी हलंत करेंगे, उद वहति। अगला है स्यान्न। ये मिलाकर लिखा हुआ है तो संधि विच्छेद करना है। विच्छेद कहां से करना है? इस आधे न को। आधा न, इसके बाद में पूरा न है, यानी ये 5वां वर्ण बना हुआ है। तो कौन बनता है 5वां? पहला वर्ण। तो न वाली पंक्ति का पहला वर्ण क्या होता है? त। तो स्यात और न, स्यात प्लस न। नामधेयः प्लस भवतो। अब विसर्ग के आगे ये है भ, चौथा वर्ण, तो ये ऊ में बदलकर ओ बनेगा। तो नामधेयो भवतो। अगला प्रश्न है समास और समास विग्रह। 5 दिए हैं, 4 करने हैं। पहला है सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः। कुटुंब वृत्तान्तः यानी कुटुंब, परिवार का वृत्तांत। तो षष्ठी विभक्ति। तो इन विकल्पों में से कौन से में है षष्ठी? कुटुंबस्य। तो सही विकल्प है कुटुंबस्य वृत्तान्तः, कुटुंब वृत्तान्तः। अगला है समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु सख्यम। अब ध्यान रहे जो अंतिम शब्द है इसमें जो विभक्ति है उसी के अनुसार इसमें से देखना है। तो तेषु तो पता चलेगा ये व्यसनेषु। तो सही विकल्प है समानशील व्यसनेषु। न ही निर्मलम जलम। निर्मलम यानी मलस्य अभावः, जिसमें मल गंदगी का अभाव हो वही निर्मल यानी स्वच्छ होता है। व्याघ्र चित्रकऊ। बाघ और चीता द्विवचन है, तो यानी एक बाघ है और एक चीता है, दोनों मिलकर द्विवचन बना है। तो बाघ को कहते हैं व्याघ्रः। इनमें देखें व्याघ्र किसमें है? इन दोनों में है व्याघ्रः, क्योंकि इनमें है व्याघ्रव दोनों में। तो ये दोनों गलत हो गए, यहां आ जाइए। अब चीता भी एक है तो एक चित्रकः, क्योंकि इसमें द्विवचन है, तो ये वाला गलत। सही ऑप्शन होगा व्याघ्रः च चित्रकः च। अगला है वृषभम च वृषभम च। एक बैल और दूसरा बैल यानी 2 बैल हैं, तो दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो वृषभऊ। अगला प्रश्न है प्रत्यय जोड़कर या अलग करके लिखना है। पहला है कुपिता। जोड़कर लिखा हुआ तो अलग करना है। कुपिता आ बना हुआ है, स्त्रीलिंग टाप प्रत्यय से बनता है, ध्यान है हमें। तो कुपित में क्या लगाना है? टाप। कुपित प्लस टाप कुपिता। बुद्धि प्लस मतुप।
मतुप यानी वान मान इत्यादि वाले। तो बुद्धि के साथ क्या लगता है, वान या मान, मान लगता है, तो क्या बनेगा, बुद्धिमान। लेकिन याद रहे आगे क्या दिया है, सा यानी वह, कौन, स्त्रीलिंग। तो बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या बनता है, बुद्धिमती। अगला है सम प्लस त्व। याद रहे त्व प्रत्यय मिलकर जो शब्द है वो नपुंसक लिंग ही बनेगा, तो लिखना है समत्वम। जनाः प्रातः दिन प्लस ठक, ठक में क्या है, इक, इक लगते ही क्या बनेगा, दैनिक। तो दैनिकः, दैनिकी, दैनिकम। तो नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, दैनिकम। आप कहेंगे कि दिन प्लस ठक दैनिकः भी होता है, सही है आपकी बात, लेकिन आगे क्या है, विशेष्य समाचार पत्रम, नपुंसक लिंग में, तो इसका नपुंसक लिंग वाला रूप ही सही माना जाएगा। संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता, एक रूपता को अब याद रहे ता यानी तल प्रत्यय बना है, तल प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग वाले होते हैं, तो एक रूप प्लस तल यानी एक रूपता। अगला प्रश्न है वाच्य के अनुसार रिक्त स्थान पूर्ति करनी है, केवल 3 करने हैं। मालिका यानी मालिका कहती है प्रतिष्ठे, हे प्रतिष्ठा, दूसरी लड़की का नाम है प्रतिष्ठा, तो हे प्रतिष्ठा, किम त्वम, क्या तुम, संस्कृतस्य विज्ञान प्रदर्शनीम द्रष्टुम डैश, क्या तुम संस्कृत विज्ञान प्रदर्शनी देखने अब जा रही हो। तो त्वम के साथ क्या आएगा, गच्छसि। प्रतिष्ठा कहती है न मालिके, नहीं मालिका, डैश तत्र न गम्यते, वहां नहीं, गम्यते जाया जाएगा, तो किसके द्वारा, मया यानी मेरे द्वारा। अहम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये देखिए ये कर्मवाच्य में लिखा हुआ है, तो यहां कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। मालिका, मालिका कहती है अधुना त्वया गृहे किम डैश, इस समय तुम्हारे द्वारा घर में क्या अब किया जा रहा है, तो त्वया तृतीय विभक्ति है यानी करोषि नहीं आएगा, क्रियते। प्रतिष्ठा कहती है श्वः यानी आने वाला कल, कल मम परीक्षा भविष्यति, मेरी परीक्षा होगी, अतः इसलिए मया अधुना, इसलिए मेरे द्वारा अब डैश पठ्यन्ते, पढ़ी जाएंगी, बहुवचन है तो बहुवचन रूप इनमें से क्या है, पुस्तकानि यानी पुस्तकें। अगला प्रश्न है काल बोधक शब्दैहि यानी समय वाले शब्द, अंकों के स्थान पे हमें क्या लिखने हैं, शब्द लिखने हैं, समय सूचक शब्द केवल 4 लिखने हैं। पहला है सवा चार, तो सवा के लिए क्या होता है, सपाद, और 4 के लिए चतुर, तो मिलाकर लिखेंगे सपाद चतुर्वादने, वादने यहां लिखा हुआ है, इसको मिला देना है। दूसरा है 5 बजे, तो 5 को पंच और वादने यहां लिखा हुआ है, तो पंच वादने। तीसरा है 6:45 यानी पौने 7, पौने को क्या कहते हैं, पादो न, और 7 को सप्त, तो पादो न सप्त वादने। आप कहेंगे यहां तो 6 लिखा हुआ है सर और आप सप्त लिख रहे हैं, लेकिन समय क्या है, पौने 7, इसको पौने 6 नहीं बोलेंगे, पौने 7 बोलेंगे, तो पौने को पादो न और 7 को सप्त वादने। अगला है 7:30, साढ़े को सार्ध और 7 को सप्त, तो सार्ध सप्त वादने। अंतिम है 2 बजे, 2 को क्या कहते हैं, द्वि, और वादने यहां लिखा हुआ है, तो उत्तर होगा द्विवादने। अगला प्रश्न है अव्यय पदों के द्वारा रिक्त स्थान भरने हैं, जो कि यहां मंजूषा में दिए हुए हैं। केचिद अम्बोधाः डैश गर्जन्ति, कुछ बादल डैश गरजते हैं, तो च यानी और, वृथा यानी व्यर्थ में, कुतः यानी कहां से, तरहि तो, बादल गरजते हैं, तो सही शब्द क्या होगा, वृथा, यानी कुछ बादल व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। यदि अहम कृष्ण वर्णः, अगर मैं काली हूं, डैश त्वम किम गोरांगः, तुम क्या गोरे हो। याद रहे यदि के साथ हमेशा तर ही आता है, अगर मैं काली हूं तो तुम क्या गोरे हो। अयम प्रवासः, यह प्रवास, अति दीर्घः दारुणः डैश, बहुत लंबा है और दारुण यानी भयंकर है, दुखदाई है, तो और के लिए क्या है, च। भवान कुतः भयात पलायितः, आप कहां से भय के मारे भागकर आ रहे हैं, पलायिता यानी पलायन करना, भागना। अगला प्रश्न है अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है, यानी सही विकल्प को चुनना है, केवल 3 करने हैं। त्वाम पितुः नाम किम अस्ति, तो त्वाम नहीं तव यानी तुम्हारे, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। ते श्वः विद्यालयम गच्छन्ति, अब सह तौ ते ये बहुवचन है और गच्छन्ति भी क्या है, बहुवचन है, तो सही क्या होगा, तो ध्यान दें श्वः यानी आने वाला कल,
और गच्छन्ति है वर्तमान काल, तो भविष्य काल की क्रिया हमें लिखनी है गमिष्यन्ति। अगला है यत्रास्ते सा धूर्ताः तत्र गम्यताम, जहां वह धूर्त स्त्री है वहां चलिए। तो सा ये एक वचन है और धूर्ताः ये बहुवचन है, तो सा के साथ विशेष से क्या एक वचन ही लिखना है। तो एक वचन में धूर्तः भी बनता है पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा धूर्ता, तो सही है धूर्ता। सह बुद्धिमती कानने एकम व्याघ्रम ददर्श, उस बुद्धिमती ने जंगल में एक बाघ देखा। अब देखिए सह ये पुल्लिंग है और बुद्धिमती स्त्रीलिंग है, तो इसका विशेषण जो शब्द है ये भी स्त्रीलिंग होगा, क्या है सा। चौथा खंड है पठित अवबोधनम। पठित अवबोधन आपकी पुस्तक शैमुषी भाग 2 से पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है पठित गद्यांश। कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, कोई किसान 2 बैलों से खेत जोत रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम अशक्तश्चासीत्, उन दोनों बैलों में से एक बैल शरीर से बहुत कमजोर था और वह जवेन यानी तीव्र गति से तेज गति से चलने में अशक्त था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत, इसलिए वह किसान उस कमजोर बैल को पीड़ा देने में कष्ट दे करके हाँक रहा था। स वृषभः हलम ऊढ़्वा गंतुम अशक्त क्षेत्रे पपात, वह कमजोर बैल हल को ढोने में असमर्थ खेत में गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः, क्रोधित किसान ने तम उत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोत, उस बैल को उठाने के लिए बहुत बार प्रयास किया, तथापि फिर भी वृषभः नोत्थितः, वह बैल नहीं उठा। भूमौ पतितम स्वपुत्रम दृष्ट्वा, जमीन पर गिरे हुए अपने बेटे को देखकर सर्वधेनुनाम मातुः सुरभेः, सभी गायों की माता सुरभि की नेत्राभ्याम अश्रुणी आविरासन, आंखों से आंसू आ गए। किसकी आंखों से? सुरभि। सुरभि कौन है? सभी गायों की माता। सुरभेरिमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधीपः ताम पृच्छत, सुरभि की ये हालत देखकर देवराज इंद्र ने उससे पूछा, अयि शुभे, हे सुरभि गाय, किमेव रोदिषि, क्यों रो रही हो? साच, और वह बोली, भो वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, मैं पुत्र की दीन अवस्था यानी अपने बेटे को दुखी देखकर रो रही हूँ। स दीनः इति जानन्नपि कृषकः तम बहुधा पीडयति, वह बैल दुखी है यह जानता हुआ भी वह किसान उस बैल को बहुत पीड़ा दे रहा है, पीट रहा है। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह कठिनाई से भार ढोता है। इतरमिव दुरम वोढुम सह न शक्नोति, इसके अलावा वो जुए को ढोने में अशक्त है, नहीं ढो सकता। एतत् भवान पश्यति न, ये आप देख रहे हैं ना? इति प्रत्यवोचत, ऐसा उत्तर दिया। सुरभि ने इंद्र से कहा। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है। कह क्षेत्रे अपतत, खेत में कौन गिर गया? तो कौन गिरा था? बैल। बैल के लिए 2 शब्द हैं, कौन से? एक तो बलिवर्दः और दूसरा है वृषभः, तो दोनों में से एक लिख देना है वृषभः। सुरभि कासाम माता आसीत, सुरभि किसकी माता थी? तो यहां लिखा हुआ है सर्वधेनु नाम, तो उत्तर होगा सर्वधेनु नाम। कृषकः कम बहुधा पीडयति स्म, किसान किसे ज्यादा पीट रहा था? बैल को। बलिवर्दम, आप वृषभम भी लिख सकते हो। अगला है पूर्ण वाक्य में उत्तर। सुरभि किमर्थम रोदिति स्म, सुरभि क्यों रो रही थी? क्यों रो रही थी? अपने दुखी बेटे को देखकर। तो सुरभि स्वपुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा रोदिति स्म, अपने दुखी पुत्र को देखकर रो रही थी। गद्यांश में आप यहां देखें, पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। पतितम वृषभम उत्थापयितुम कह प्रायतत, गिरे हुए बैल को उठाने की कोशिश किसने की? तो ये लाइन देखिए, क्रुद्धः कृषिवलः तम उत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोत। आप ये भी लिख सकते हैं और प्रश्न के अनुसार भी लिख सकते हैं। क्रुद्धः कृषिवलः पतितम वृषभम उत्थापयितुम प्रायतत। सुराधीपः काम अपृच्छत, इंद्र ने किससे पूछा? किससे पूछा था? सुरभि गाय से, तो उत्तर होगा सुराधीपः सुरभिम अपृच्छत। अगला है निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। केवल 2 करने हैं। मातु सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रुणी आविरासन, अस्मिन वाक्य कर्तरी पदम किम, इसमें कर्ता कौन है? तो देखिए, माता सुरभि की आंखों से आंसू गिरने लगे, तो क्रिया से पूछे कौन गिरने लगे? आंसू, तो हम लिखेंगे अश्रुणी।
कृषिवलः इति पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम। कृषिवलः यानी किसान। अब पूछा क्या है, विशेषण पद। तो मैंने बताया था विशेषण जब पूछे तो उस दिए गए शब्द से आगे वाला शब्द ढूंढना है, और विशेष से पूछे तो दिए गए शब्द से पीछे वाला ढूंढना है। क्या पूछा है, विशेषण। तो हम यहाँ कृषिवलः के पास आएंगे और इससे आगे वाला ढूंढेंगे, क्रुद्धः। तो उत्तर होगा क्रुद्धः। तीव्र गत्या तेज गति से इत्यस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। इस गद्यांश में तेज गति के लिए कौन सा शब्द आया है, तो है जवेन। उत्तर होगा जवेन। अगला प्रश्न है पठित पद्यांश। उदीरितोऽर्थ पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तमप्यि ऊहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। पशु भी कहा हुआ अर्थ समझते हैं। हयः यानी घोड़ा, हयाः यानी घोड़े, नागाः यानी हाथी। घोड़े और हाथी भी बोधिताः समझाए जाने पर वहन्ति भार ढोते हैं। अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः। पंडित व्यक्ति जो विद्वान व्यक्ति होता है वो क्या होता है, अनुक्तम अपि न कहे हुए को भी ऊहति अनुमान लगा लेता है, समझ जाता है। क्यों? क्योंकि परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। बुद्धयः यानी बुद्धिमान व्यक्ति, परेंगित ज्ञान फला दूसरे के संकेत मात्र से समझने वाले ही होते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। दो करने हैं। पहला कीदृशाः नागाः वहन्ति। तो नागाः और वहन्ति आ गया तो उत्तर क्या लिखना है, बोधिताः। पशुना कीदृश अर्थ गृह्यते। तो पशुना और अर्थ आ गया तो कैसा अर्थ, उदीरितः। परेंगित ज्ञान फला का भवन्ति। तो परेंगित ज्ञान फला कौन होते हैं, दूसरे के संकेत मात्र से समझने वाले, बुद्धयः। तो लिख देना है बुद्धयः। पूर्ण वाक्य में उत्तर पंडितः जनः किम करोति। जो पंडित व्यक्ति होता है, विद्वान व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, अनुक्तम ऊहति। तो हम लिखना है पंडितः जनः अनुक्तम अपि ऊहति। न कहे हुए को भी समझ लेता है। मतयः कीदृशः भवन्ति। मतयः यानी बुद्धिमान व्यक्ति कैसे होते हैं, तो दिया है बुद्धयः परेंगित ज्ञान फला। तो उत्तर होगा मतयः परेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति। के बोधिताः भारम वहन्ति। कौन कौन समझाए जाने पर भार ढोते हैं। तो ये देखिए वहन्ति से पहले लिखा है हयाश्च नागाश्च, घोड़े और हाथी। तो उत्तर होगा हयाश्च नागाश्च बोधिताः भारम वहन्ति। निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं, तीन में से कोई दो करने हैं। नागाश्च वहन्ति बोधिताः अस्मिन् वाक्य क्रियापदम किम। क्रियापद कौन सा है, क्रियापद यानी धातु रूप। तो पठति पठत पठन्ति, वहति वहत वहन्ति। तो क्रिया है वहन्ति। गजाः इत्यस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। गजाः यानी हाथी, इसके लिए कौन सा शब्द आया है, नागाः। पंडितः इत्यस्य विशेष्य पदम चित्वा लिखत। पंडित शब्द का विशेष्य याद रहे, विशेषण पूछे तो पहले वाला और विशेष्य पूछे तो इसके बाद वाला। तो श्लोक में दिया है पंडितः जनः। तो उत्तर क्या है, जनः। अगला प्रश्न है पठित नाट्यांश। गजः तम वृक्षम एव स्वशुंडेन आलोडयितुम इच्छति परम वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति। हाथी उस पेड़ को ही अपने सूंड से हिलाना चाहता है, लेकिन बंदर कूदकर दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा। इस प्रकार हाथी को एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर दौड़ता हुआ देखकर सिंह अपि हसति। शेर हंसता है, वदति च और कहता है। सिंह भो गज, हे हाथी, मामप्य एव मेवाव तुदन एते वानराः। मुझे भी इन बंदरों ने इसी प्रकार परेशान किया है। वानरः बंदर कहता है, एतस्मादेव तु कथयामि, इसीलिए तो कहता हूं, यद अहमेव योग्यः वनराज पदाय, कि जंगल का राजा बनने के लिए मैं ही योग्य हूं। येन जिससे विशाल कायम पराक्रमीणम भयंकरम चापी सिंहम गजम वा पराजेतुम समर्था अस्माकम जाति। हमारी जाति यानी बंदरों की जाति बड़े शरीर वाले भयंकर पराक्रमी शेर और हाथी आदि को हराने में समर्थ है। अतः इसलिए वन्य जंतु नाम रक्षायै वयमेव क्षमाः। जंगली जानवरों की रक्षा करने में हम ही समर्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा, यह सब सुनकर, नदी मध्य स्थितः एकः बकः, नदी के बीच में बैठा हुआ एक बगुला कहता है। बकः अरे अरे,
अरे माम विहाय कथम अन्यः कोपि राजा भवितुम अर्हति। माम विहाय, मुझे छोड़कर कोई दूसरा राजा कैसे बन सकता है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम, मैं शीतल जल में लंबे समय तक अविचल ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञ इव स्थित्वा, अविचल बिना इधर उधर डोले ध्यान मग्न रहते हुए स्थित प्रज्ञ की तरह बैठकर सर्वेशाम रक्षाया उपायान चिंतयिष्यामि, सभी जानवरों की रक्षा के उपाय सोचूंगा। योजनाम निर्मीय च, और उनकी योजना बनाकर स्वसभायाम विविध पदम अलंकुर्वाणैः जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्वितान कारयिष्यामि, और मैं अलग अलग पदों पर बैठे हुए सभी जानवरों से मिलकर उन रक्षा उपायों को क्रियान्वित करूंगा। अतः इसलिए अहमेव वनराज पद प्राप्ते योग्य, मैं ही वन राजा का पद प्राप्त करने के योग्य हूं। पहला प्रश्न है स्थित प्रज्ञ इव क स्थितः भवति, स्थित प्रज्ञ की तरह से कौन स्थित है, तो कौन है, बकः। वानरः बकः च कस्मै आत्मानं योग्यौ मन्यते, बंदर और बगुला किस चीज के लिए अपने आप को योग्य मान रहे हैं। ये देखिए वनराज पद प्राप्तये योग्यः, तो हमें केवल ये शब्द लिख देना है, वनराज पद प्राप्तये, जंगल के राजा का पद प्राप्त करने में। सिंहम गजम वा पराजेतुम केशाम जाति आत्मानम समर्था मन्यते, शेर और हाथी को हराने में किसकी जाति अपने आप को समर्थ मान रही है। नाट्यांश में यहां दिया हुआ है सिंहम गजम वा पराजेतुम समर्था अस्माकम जाति, कौन कह रहा है, बंदर। तो हमें लिखना है वानराणाम, बंदरों की जाति। पूर्ण वाक्य में उत्तर कोई दो करने हैं। सिंहः किम दृष्ट्वा हसति, शेर क्या देखकर हंसता है। तो नाट्यांश में दिया है, देखिए ये पंक्ति हमें लिख देनी है। तो क्या है, गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंहः हसति, हाथी को एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर दौड़ता हुआ देखकर शेर हंसता है। वन्य जंतु नाम रक्षायै के आत्मानम क्षमः मन्यन्ते, जंगली जानवरों की रक्षा के लिए कौन अपने आप को समर्थ मानता है। तो वन्य जंतु नाम रक्षायै वानराः आत्मानं क्षमः मन्यन्ते, बकः कथम रक्षोपायान क्रियान्वितान कारयिष्यति। अब ये शब्द ढूंढें नाट्यांश में कहाँ हैं, तो सीधे हम यहाँ जाएंगे, रक्षोपायान क्रियान्वितान कारयिष्यामि। तो हम उत्तर लिखेंगे बकः विविध पदम अलंकुर्वाणै जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्वितान कारयिष्यति। अगला है निर्देशानुसारम उत्तरत त्यक्त्वा इत्यस्य किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। त्यक्त्वा यानी छोड़कर, इसका पर्याय शब्द कौन सा आया है, तो बगुला कहता है माम विहाय, मुझे छोड़कर। तो त्यक्त्वा का पर्याय है विहाय। मामप्य एवमेव अतुदन एते वानराः, इस वाक्य में क्रिया क्या है, धातु रूप कौन सा है, तो क्या है, अतुदन। शीतले इत्यस्य विशेष्य पदम चित्वा लिखत, शीतले इस शब्द का विशेष्य लिखना है। तो याद रहे विशेष्य होगा तो बाद वाला शब्द। तो गद्यांश में आते हैं शीतले, ये है शीतले, इसके बाद में क्या है, जले, तो उत्तर होगा जले, शीतल जल में। अगला प्रश्न है प्रश्न निर्माण, केवल 4 करने हैं। कालायस चक्रम सदा वक्रम भ्रमति, तो चक्रम चक्रे चक्राणी, ये नपुंसकलिंग शब्द है एक वचन का, तो हम क्या बनाएंगे, किम, किम सदा वक्रम भ्रमति। याद रहे प्रश्न बनाने के बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। सा निज बुद्ध्या भ्रमाद विमुक्ता, निज बुद्ध्या तृतीया एक वचन स्त्रीलिंग में, तो क्या लिखेंगे, कया। सा कया भयाद विमुक्ता, वह किस से यानी किस चीज के द्वारा भय से विमुक्त हुई। रामः स वाष्पम अवलोकयति, रामः पुल्लिंग एक वचन, तो किम का पुल्लिंग एक वचन बनेगा कह, तो कह स वाष्पम अवलोकयति, यानी नम आंखों से कौन देखता है। करुणा परो ग्रही तस्मयी, अब तस्मयी याद रहे तस्मयी के स्थान पे क्या आएगा, इसी से मिलता हुआ किम शब्द रूप कसमयी। ललित लतानाम माला रमणीया, ललित लतानाम स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन, तो सीधा हमें किम शब्द का रूप देखना है, षष्ठी बहुवचन में आना है और वाक्य बनाना है कासाम माला रमणीया, किन की माला रमणीय है। अगला प्रश्न है अन्वय पूर्ति, ये श्लोक यहां दिया है, इसका अन्वय नीचे, इसमें 4 रिक्त स्थान है और मंजूषा में शब्द हैं। अंबोधाः यानी बादल, वसुधाम पृथ्वी को, वचः वाणी, सावधान मनसा, सावधान मन से,
मान लीजिए आपको इनके अर्थ नहीं पता, तो इसके बाद आप रिक्त स्थान कैसे भरेंगे? तो देखिए, रे रे मित्र चातक, पहली लाइन को देखिए, रे रे चातक और मित्र, ये आ गया। आगे क्या दे दिया? क्षणम श्रूयताम, क्षणम श्रूयताम। कौन सा शब्द बच गया? सावधान मनसा। आगे बढ़े, गगने ही बहवह डैश संति, तो गगने ही बहवह संति, तो कौन सा शब्द बच गया? मंबोदा। तो हमें देखना है मंजूषा में कोई ऐसा शब्द है? जी हां, यहां दिया है अंभोदा, तो हमें लिख देना है अंभोदा। याद रहे, ये शुरू में जो म है, ये श्रूयताम, इसका म अ में मिला हुआ है, इसलिए सही शब्द है ये अंभोदा, जो यहां मंजूषा में दिया हुआ है। आगे है सर्वेपि एतादृशा न, ये लिख दिया सर्वेपि एतादृशा न। आगे बढ़ते हैं, केचिद वृष्टि भी डैश आर्द्रयंती। अगली लाइन में देखिए, केचिद वृष्टि भी आर्द्रयंती, क्या बच गया? वसुधाम। क्या यहां दिया है? यस, यहां दिया है वसुधाम, तो ये लिख दिया वसुधाम आर्द्रयंती। आगे क्या है? केचिद वृथा गर्जन्ति, केचिद वृथा गर्जन्ति। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः। देखिए श्लोक में आइए, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः दीनम डैश मां ब्रूहि, तो दीनम मां ब्रूहि, क्या बच गया? वचः, तो हमें लिख देना है वचः। इसी प्रकार अथवा में दिया है भावार्थ पूर्ति। श्लोक है, विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषाम वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। इसका भावार्थ लिखना है, अस्य भाव अस्ति, इसका भाव है अस्मिन संसारे, इस संसार में। संसार क्या है? लोके, और अस्मिन क्या बच गया? विद्वांस। तो विद्वान के लिए क्या शब्द आया है? बुद्धिमंतः, तो बुद्धिमंत एव मनन्ते, माने जाते हैं, क्या? चक्षुष्मंत, तो चक्षु के स्थान पे क्या है? नेत्र, तो नेत्र वाला शब्द हम यहां लिख देंगे, नेत्रवंतः मनन्ते। विद्वानों को ही आंखों वाला कहा जाता है, क्योंकि ते ज्ञानवंतः भवन्ति, वो ज्ञानवान होते हैं, ज्ञानी होते हैं। ज्ञानम च मनुष्यस्य वास्तविकम डैश अस्ति, ज्ञान ही मनुष्य की वास्तविक है। इसमें देखिए क्या, एक तो बच गया मुख और एक चक्षु, तो चक्षु मानी आंख, मुख मानी मुख, तो कौन सा है? चक्षु यानी आंख है। ज्ञान ही मनुष्य की वास्तविक आंखें हैं। अन्येषाम जनानाम, अन्य लोगों के डैश पर, ये नेत्रे भवत, जो आंखें होती हैं, कहाँ होती हैं? मुखे यानी मुख पर। अन्य लोगों के मुख पे जो आंखें होती हैं वो तो केवल नाम मात्र की आंखें होती हैं। अगला प्रश्न है, घटना क्रमानुसार लिखना है कथा को। 8 वाक्य दिए हैं, इनको पढ़ना है। पढ़ते ही हमें समझ में आ गया ये कौन से पाठ से हैं? विचित्र साक्षी, यानी एक निर्धन किसान होता है, पैसा कमाता है, बच्चे को पढ़ने के लिए भेजता है, वही ये कहानी है। तो सबसे पहले इस कहानी में क्या होता है? सबसे पहले कश्चनः निर्धनः जनः वित्तम उपार्जितवान, किसी निर्धन व्यक्ति ने धन कमाया। धन कमा के क्या किया? अपने बच्चे को हॉस्टल में भेजा, और हॉस्टल में पढ़ते हुए पठन काले छात्रावासे निवसन तस्य पुत्रः रुग्णः अभवत्, पढ़ते समय हॉस्टल में उसका बच्चा बीमार हो गया। बीमार हुआ तो क्या हुआ? वो देखने गया, तो क्या आएगा? सह पुत्रम द्रष्टुम बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत, बेटे को देखने के लिए वो व्यक्ति बिना बस के ही पैदल ही चल पड़ा। फिर क्या हुआ था? रास्ते में वो किसी के घर पे ठहरा था, तो क्या लिखेंगे? मार्गे रात्रौ करुणा परो ग्रही तस्मई आश्रयम प्रायच्छत, किसी व्यक्ति ने उसे आश्रय दिया। फिर क्या हुआ था? चोर आ गया था, तो तस्मिन् गृहे रात्रौ कश्चन चोरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, रात्रि में उस घर में कोई चोर आ गया। चोर आया तो वो अतिथि उठ गया था और उसने चोर को पकड़ लिया था, तो लिखना है चोरस्य पदध्वनिना अतिथि ही प्रबुद्धः अभवत् तम अनुधावत च, अतिथि जाग गया और चोर के पीछे दौड़ा। चोर को पकड़ लिया, मामला कोर्ट में गया, और कोर्ट में न्यायाधीश ने क्या किया? उन दोनों का पक्ष सुना, और पक्ष सुन करके क्या किया? न्यायाधीश तम अतिथिम ससम्मानम मुक्तवान, न्यायाधीश ने उस अतिथि को ससम्मान मुक्त कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। अंतिम प्रश्न है प्रसंगानुकूलम अर्थ चयनम, यानी रेखांकित शब्दों का क्या अर्थ है वो बताना है। तस्य भार्या बुद्धिमती पितुर्गृहम प्रति चलिता, उसकी बुद्धिमती भार्या अपने पिता के घर की ओर चली। तो भार्या शब्द का अर्थ यहाँ क्या है? पत्नी। दूसरा है मां ब्रूहि दीनम वचः,
दीन वचन मत बोलो। तो ब्रूहि का अर्थ क्या है? वद यानी बोलो। एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि। इस आरक्षी के द्वारा अध्वनि यानी रास्ते में जो कहा गया वो बताता हूं। तो अध्वनि का मतलब रास्ते में। रास्ते के लिए क्या शब्द है? मार्गे। शत शकटी यानम धूमम मुंचती। सैकड़ों गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं। मुंचती यानी छोड़ती हैं। तो छोड़ती है के लिए क्या है? त्यजती। ये था हमारा आदर्श प्रश्न पत्र यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर। इससे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।